नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी। ये जो कहानी है, इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो ऐतिहासिक है और ये राजनीति पर आधारित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में पराधीनता की जो जड़ें मजबूत हो रही थी, उसके पीछे एक विशेष कारण था और वो था शतरंज का खेल। यानी शतरंज के खेल को भारत की पराधीनता से जोड़कर इस कहानी को रचा गया है। तो आइए पात्रों के माध्यम से कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पात्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख पात्र हैं, एक है नवाब वाजिद अली शाह, दूसरे हैं मिर्ज़ा सज्जाद, तीसरे हैं मीर रोशन अली। यहाँ पर इनकी बेगमों का भी जिक्र आएगा जिसके कहानी में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कहानी शुरू होती है वो अवध के नवाब के कार्यकाल से शुरू होती है, या जिस समय ये इनका शासनकाल चल रहा था उसी पृष्ठभूमि को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। जिस समय नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, उस समय अवध की राजधानी लखनऊ थी और राजा से लेकर रंक तक सभी विलासिता के रंग में डूबे हुए थे। यहाँ पर अगर देखें तो फ़कीर को भी अगर पैसे मिलते तो वो रोटियां नहीं लेकर अफीम या मदिरा खरीदता था। तो ऐसे में जो लखनऊ का वातावरण था वो विलासिता से परिपूर्ण था और इसी वातावरण में मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, ये दो ऐसे रईस हैं जिसको इस कहानी में मुख्य पात्र के तौर पर भी लिया गया है। और इन दोनों का ही जो समय है वो शतरंज के शय और मात में निकल जाता था। तो इसमें कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि इन्हें अपनी किसी भी कार्य से कोई लेना देना नहीं, ना घर परिवार से कोई लेना देना था। सुबह ही शतरंज की बिछात बिछ जाती और सब कुछ खाना पीना वहीं पर होता। घर वाले भी परेशान थे, घर के नौकर भी तंग आ गए थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपनी विलासिता के कारण और लोगों को परेशान कर रहे थे। सबको इनके आदेश का पालन भी करना पड़ता और सारा दिन इनकी जो हजूर नवाबी है उसमें लगे रहना पड़ता। एक दिन क्या हुआ कि जो बिसात है वो मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर पर बिछी। मिर्ज़ा की बेगम के सर में दर्द हो गया। उसने नौकरानी के माध्यम से कहलवाया कि बेगम के सिर में दर्द हैं और वे उनके लिए दवाई ले आवें। लेकिन दोनों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि खेल बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा था, दोनों को उसमें आनंद आ रहा था। मिर्ज़ा साहब मीर साहब को मात देने ही वाले थे। खेल इतना ज़्यादा रोचक हो चुका था कि वो मात देने ही वाले थे। यही कारण था कि वो खेल को छोड़ना नहीं चाहते थे। परंतु हार रहे मीर साहब ने जब बार बार मिर्ज़ा साहब से आग्रह किया तो मिर्ज़ा साहब उठकर जनाना खाने में चले गए। वहाँ पर अपनी बेगम से मिले तो बेगम बिगड़ने लगी और उन्होंने मीर साहब और मिर्ज़ा साहब को खूब खरी खोटी सुनाई। गुस्से से भरी बेगम ने मिर्ज़ा के मना करने पर भी मीर साहब को बाहर ढूंढा और शतरंज के जो मोहरे थे वो गालियाँ देकर बाहर फेंक दिए। बाहर बरामदे में टहल रहे जो मीर साहब थे, मीर रोशन अली, उन्होंने देखा ये सब सारा कुछ देखा कि उनकी बेगम बड़ी क्रोधित हो रही है। वो वहाँ से चुपके से खिसक गए और दवाई लेने के बहाने जो मिर्ज़ा सज्जाद हैं वो भी उसके पीछे पीछे चले गए। अगले दिन दोनों ने निश्चय किया कि जो शतरंज है वो मीर साहब के घर पर खेली जाए। सुबह हुई, मीर रोशन अली के घर पर अगर देखें तो शतरंज की बिसात बिछा दी गई। मीर साहब की जो बेगम है उसका किसी पर पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो नहीं चाहती थी कि मीर रोशन अली सारा दिन घर पर रहें। उनके नौकर थे, वो भी उनसे परेशानी महसूस कर रहे थे, क्योंकि मीर साहब सुबह ही चले जाते, बेगम अपने काम में मशगूल हो जाती और नौकर चाकर अपने हिसाब से लगे रहते। तो ऐसे में सभी के जीवन में जो गति थी उसमें रुकावट आने का डर सबको लग रहा था। तो इसी कारण जो मीर साहब की बेगम है वो भी उनके वहाँ पर शतरंज खेलने का विरोध करने लगी। अब जो मीर साहब के घर बातचीत हो रही थी, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसकी थोड़ी बहुत खुसफुसाहट मोहल्ले के लोगों में भी पहुंची और मोहल्ले के लोगों ने इस कृत्य का या उसके इन कार्य की बहुत ही भरे मन से आलोचना की।
वो ये मानते थे कि अब खैरियत नहीं, जब रईसों का ये हाल है तो मुल्क का तो खुदा ही हाफिज़ है, यानी इस देश को तो अब ईश्वर ही बचा सकता है। ये बादशाहत शतरंज के हाथों अब तबाह होगी, सबके बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन मिर्ज़ा और मीर साहब को इन दोनों को इन सभी बातों से कोई परवाह नहीं थी, वो अपनी मस्ती में थे। और जब ये बातें नवाब वाजिद अली शाह के पास पहुंची तो उन्होंने मीर साहब को बुला लिया। मीर साहब के मन में डर पैदा हुआ कि अब ना जाने क्या होगा, और उन दोनों ने ये निर्णय लिया कि अब शतरंज घर में ना खेलकर गोमती नदी के किनारे जो वीरान खंडर है वहाँ पर शतरंज खेला जाएगा। दोनों सुबह होते ही वहाँ पर आ जाते और शाम ढलने पर ही घर वापस लौटते। कहाँ पर? गोमती नदी के किनारे खंडहर में शतरंज खेलने लगे। एक दिन जब वो दोनों शतरंज खेल रहे थे और शह मात में उलझे हुए थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो अंग्रेज़ फौज है वो शहर पर हमला करने के लिए शहर की ओर बढ़ रही है। लेकिन दोनों निश्चिंत होकर खेलते रहे क्योंकि दोनों को खेल प्यारा था, देश प्यारा नहीं था। शाम को उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ी फ़ौज वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके वापस लौट रही है। फिर भी वे शय और मात में ही उलझे रहे, उन्होंने फिर भी उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अचानक दोनों में खेल की जीत हार को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया और उनकी तू मैं बहुत ही गंभीर रूप उसने ले लिया। दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। दोनों ने अपनी अपनी कमर से तलवारें खींच ली, क्योंकि नवाब थे, तलवार अपने साथ रखना उनकी शान समझी जाती थी। वो विलासी तो थे लेकिन कायर नहीं थे। उनमें जो राजनीतिक भावों का अधपतन तो हो गया था, लेकिन बादशाहत के लिए वो क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता उनमें बहुत थी। यानी खुद के स्वार्थ के लिए वो मरने को तैयार थे, पर अपने बादशाह जो अवध के नवाब वाजिद अली हैं, उनको जब अंग्रेज़ पकड़कर लेकर जा रहे थे तब उन्होंने तलवारें नहीं खींची। उन्होंने तलवारें कब खींची? जब शतरंज पे बिछे हुए जो उनके वज़ीर हैं उनको उनकी प्राणों को बचाने की बात आई तो तलवारें खींच ली। लेकिन अपने ही अवध के जब नवाब को जाते हुए उन्होंने देखा तो दोनों ने ही तलवारें नहीं खींची, दोनों अपने खेल में मशगूल रहे और दोनों के यही कारण रहा कि दोनों तलवार से लड़ते रहे, दोनों ज़ख्मी हो गए, वहीं पर गिरकर तड़प तड़प कर अपनी दोनों ने जान दे दी। खिलाड़ी कहीं खो गए पर बिसात बिछी रह गई, मोहरे बिखर गई। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में कहानी के अंत में कहा है कि अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद नहीं निकली, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे, जो प्रबुद्ध लोग थे या जिनके पास शक्ति थी, प्रभावशाली लोग थे, वो अपने देश के लिए उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी। अपने देश को आज़ाद रखने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था और यही कारण रहा कि अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार कर लिया। इस कहानी में अगर उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य जो इस कहानी के माध्यम से प्रकट हुआ है कि मुग़लों के पतन और अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व की स्थिति का वर्णन करना। दूसरा, राजनीतिक चेतना का अभाव तथा प्रभावशाली लोगों की विलासी प्रवृत्तियों को भारत की पराधीनता का मुख्य कारण भी कहानी के माध्यम से स्वीकार किया गया है तथा इस समय जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति थी उसका वर्णन भी बहुत ही कुशलता के साथ किया गया है। अमीर और गरीब किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति है, वो केवल विलासिता के रंग में डूबकर अपने जीवन का आनंद ले रहा है। उसमें देश प्रेम का जो भाव है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। यही कारण है कि तत्कालीन परिस्थितियां भारत की भावी गुलामी को निमंत्रण कर रही थी। क्यों? क्योंकि भारत का जो व्यक्ति है वो केवल स्वार्थ और आनंद में अपना जीवन जी रहा है। देश प्रेम का भाव और देश के प्रति जो अपने कर्तव्य का भाव है वो पूर्णतः समाप्त हो गया था। तो भारत पराधीन क्यों हुआ, क्या कारण रहे, उन बातों पर यहाँ पर विचार किया गया है कि भारत की पराधीनता का शायद यही कारण रहा कि उस समय जो लोग हैं उन्होंने अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति वो विमुख हो गए थे। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सार आपको बहुत अच्छे से समझ में
आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।